नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी माने जाने वाली बीजेपी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और यह स्थापना दिवस इस बार भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पूरे सप्ताह भर 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूरे सप्ताह अलग अलग कार्यक्रम स्थापना दिवस के मौके पर किए जाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को भी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन आज बीजेपी को लेकर चर्चा करेंगे, कैसे जनसंघ से अलग होकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और एक बीज से कैसे वृक्ष बन गई, देश भर की, माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तमगा हासिल किया। इसी पर करेंगे चर्चा। क्या कुछ चुनौतियां रही, क्या कुछ उपलब्धियां इस दौरान इतने सालों में बीजेपी की रही है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के एग्जीक्यूटिव एडिटर आमोद राय जी मेरे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आमोद, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, भाई जनसंघ से जब अलग हुई, अलग होकर एक पार्टी के स्वरूप में आई बीजेपी, तो क्या प्रेरणा थी, क्या वो फैक्टर था कि चलिए अब जनसंघ से अलग हुआ जाए और एक अलग एक पार्टी बनी जाए? देखिए भविष्य, जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उसका जो कालखंड था और उसमें की जो राजनीतिक जरूरतें थी वो अलग थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंस्पिरेशन लेते हुए ही जनसंघ बना और बाद में कालांतर में बीजेपी बनी 1980 में। लेकिन बीच में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त जब बीजेपी को ये लगा कि कुछ चीजों पर अपने आप को अलग दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और एक नई पार्टी की संरचना करनी पड़ेगी, क्योंकि मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए आपको कई चीजों में डाइल्यूशन भी लाना पड़ेगा। तो जब बीजेपी ने 1980 में अपने आप को एक नई पार्टी के तौर पे स्थापित किया, जिसमें बीजेपी, आप हमेशा सुनते होंगे कि बीजेपी के नेता पंच निष्ठाओं की बात करते हैं जी। तो 5 निष्ठाएं बीजेपी ने इसमें एड ऑन किया। और हालांकि वो सारी के सारी निष्ठाएं संघ आधारित ही हैं। उसके बेस में अगर आप देखें तो संघ ही है, राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, गांधीवादी आधारित एक राजनीति है, गांधीवादी विचारधारा आधारित राजनीति है। लेकिन ये जो गांधीवादी विचारधारा आधारित राजनीति की जो पैरोकारी थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इसके बड़े प्रणेता माने जाते थे और उन्होंने, बीजेपी ने इसका पूरा पालन किया। उनको माना जाता था कि मूल्य आधारित राजनीति में दक्षिण पंथ का प्रभाव कम रखकर एक गांधीयन थॉट के ऊपर, गांधीयन इथोस के ऊपर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इसको लेकर उन्होंने 1980 में बीजेपी को जो एक नई संरचना बनाई, उसमें इसका बहुत बोलबाला रहा। गांधीयन विचारधारा, गांधीयन थॉट्स को उसमें लेकर वो आगे बढ़े। हालांकि 1980 के बाद 86 में जब पार्टी के दूसरे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उसमें चेंजेस आया। फिर से वो जो इथोस था, वो जो काम करने का तरीका था, उसमें चेंजेस आया और लाल कृष्ण आडवाणी ने फिर से वही दीनदयाल उपाध्याय के मूल्यों पर आधारित जो एकात्म मानव था उसको फिर से आगे किया। और 1986 से आपने देखा कि बीजेपी ने अपने आप को फिर से दक्षिण पंथ की तरफ थोड़ा कर्व किया, मोड़ा और बीजेपी जनसंघ की उन बातों को ज्यादा महत्व देकर आगे बढ़ने लगी, जिसमें कहा जाता है कि दक्षिण पंथ का पूर्ण ज्यादा था और एकात्म मानव दर्शन को उन्होंने काफी महत्व दिया, उसको लेकर आगे बढ़े। और जो आज की बीजेपी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसमें दो चीज बाद में जुड़े। हालांकि पहले तो सबका साथ सबका विकास था, दो चीजें उन्होंने जो जोड़ी, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का वो जो मूल चरित्र है कि अंत्योदय की जो बात की जाती है, लास्ट माइल डिलीवरी की जो बात की जाती है, पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की बात की जाती है, उसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी 1980 से लेकर अब तक एक नई दिशा में बढ़ी है और काफी हद तक अपने तमाम चीजों में सफल भी रही है। आपने देखा ही है, इस यात्रा में लगभग 45 साल की
ये यात्रा है और इसमें बीजेपी ने कहाँ शुरू किया 1980 से और आज 2025 में बीजेपी कहाँ खड़ी है। देश में सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल देश ही नहीं, बीजेपी का दावा होता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बिल्कुल है। बिल्कुल सर, ये देखिए हम तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आपके पास पॉलिटिकल कवरेज का एक बड़ा अनुभव है। जो 1984 की बात की जाए, जब 2 सांसद हुआ करते थे, और 2019 303 सांसदों वाली पार्टी रही, ये सफर कैसे तय किया आपने? कुछ बदलाव बताए किस तरीके से दक्षिण पंथ और दयाल उपाध्याय की विचारधारा को किस तरीके से मैनेज किया गया? वो बदलाव समय समय पर वो दिखते रहे, लेकिन ये सफर चलता रहा, कैसे संभव हुआ? नई पार्टी थी उस वक्त, एक यूं कहें कि नया जोश भी था, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थी। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई नई पार्टी बनती है या नया विचारधारा को सामने लाया जाता है तो उसके सामने चुनौतियों का अंबार होता है और बीजेपी के सामने भी कई कोई कम चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है, इसकी जो मातृ संगठन है वो आरएसएस है। ये जग जाहिर है पहले से भी और आज भी लोग जानते हैं। तो उसके उसके आरएसएस के जितने भी विचार आधारित मूल्य हैं वो बीजेपी में भी लागू होते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और है कि बीजेपी ने जो दो सांसदों की पार्टी होती थी, 303 2019 के चुनाव में पहुंची। हालांकि 2024 में थोड़ी घटी जरूर है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी पार्टी है। आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में इसकी सरकारें हैं। तो जी ये एक लंबा सफर है और इसमें चुनौतियां जो सबसे बड़ी थी कि बीजेपी जब शुरू किया बीजेपी ने अपना राजनीतिक सफर, तो ये माना जाता था कि ये शहरी पार्टी है, शहर आधारित पार्टी है। 4 वर्गों का ज्यादा बोलबाला है। ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी और शहरी उसमें अगर कुछ और एड ऑन करें तो कायस्थ और राजपूत को जोड़ दिया जाता था ना, यानी सवर्णों की पार्टी है और शहरी आधारित पार्टी है। इसका जो बेस था वो बेस लाइन बहुत छोटा था अगर यूं देखें तो। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी, आज की जो बीजेपी है, इसका बेस लाइन अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द सोसाइटी, शहर से लेकर गांव तक, हर जगह जी है, युवा से बुजुर्ग तक। लेकिन तब बीजेपी महज 4 जातियों की पार्टी मानी जाती थी, शहरी पार्टी मानी जाती थी और इससे अलग निकलने में एक काफी 2 दशक का सफर तय करना पड़ा। निश्चित तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े जनमानस को एड्रेस करते थे। उनका जो एक अपना नेचर था वो बीजेपी से इतर एक अपना उनका एक फैन फॉलोइंग था। वो एड्रेस भी करते थे इस चीज को। उनकी भूमिका स्टेट्समैनशिप की रही। बीजेपी के भले ही वो नेता थे, लेकिन अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द बेल्ट उनको स्वीकारा जाता था। आज बीजेपी जहां पे खड़ी है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक पौधरोपण किया व्यक्तिगत स्तर पे, उसकी बड़ी भूमिका जरूर रही। लाल कृष्ण आडवाणी जरूर हार्डलाइनर माने जाते थे, लेकिन उसकी भरपाई अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। मुरली मनोहर जोशी ने भी एक वर्ग को साधा इसमें, खास करके शिक्षित जो वर्ग था जी उसके बीच उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो ये सफर जो 1980 में शुरू हुआ, अब तक इसमें काफी चैलेंजेस रहे। ये कुछ जातियों की पार्टी और कुछ शहरी वर्ग की पार्टी से निकलकर अपना इमेज आज आप देख रहे हैं कि समाज के हर एक वर्ग में बनाई है। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी योजना, इसके पीछे रणनीति और मेहनत, ये तीनों बहुत अहम रहे हैं। जी उस देखिए, आज भी जब हम कोई चुनावी कवरेज पर जाते हैं तो आमतौर पर जो लोकल स्थानीय पत्रकार होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं स्थानीय, वो कहते हैं कि भाई देखिए शहरी वोटर तो बीजेपी का है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक तरीके से वो उस बात को एक मिथक बना दिया। ठीक है, एक वक्त में रही होगी बीजेपी, शहरी वोटर तक सीमित रही होगी, लेकिन आज जहां बीजेपी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आजकल सुनते हैं आमोद जी की भाई जब 2014 के बाद से अब की बार महंगाई पर बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 350 पार, अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे बड़े प्रचलित इस डिजिटल दौर में होते हैं। आपकी स्मृति में कुछ है ऐसा, कोई ऐसा बड़ा एक यादगार जो इनका चुनावी नारा रहा हो या पार्टी का संगठन स्तर पर कोई नारा रहा हो? देखिए, बीजेपी के अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग नारे रहे हैं। लेकिन जो आपने नारों की बात की, चुनावी नारों की बात की या बीजेपी के अपने नारों की बात की, तो
राम मंदिर आंदोलन के समय जब बीजेपी आक्रामक ढंग से प्रचार करती थी, जब राष्ट्रवादी रथ यात्रा कर रहे थे पूरे देश में, तो सबको मालूम है कि उस समय एक बहुत चर्चित एक नारा दिया बीजेपी ने, कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि ये नारा संघ आधारित, बीएसपी आधारित था, लेकिन बीजेपी ने इसको इनकैश किया और इस नारे को आगे लेकर बढ़ी। जहां मास तक पहुंचने की इसकी कोशिश थी, इस नारे के जरिए वो गांव गांव तक पहुंची। पहली बार बीजेपी ने एक जनमानस में एंट्री लेने के लिए इस नारे का सहारा लिया था कि कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि बाद में परिहास भी का भी विषय बना। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 98 से लेकर 2004 तक रही और राम मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, तो विपक्षी दल के तमाम नेता इस बात को लेकर, तमाम पार्टियां इस पर आरोप लगाती रही कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसका भी दिन आया और वो दिन बाद में बीजेपी ने पूरा किया। आपने देखा कब पूरा हुआ है मोदी से कराने के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि बीजेपी ने जैसे 2004 में प्रमोद महाजन एक तरह से कैंपेन लीड कर रहे थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ये सब लोग जरूर पीछे थे। और उस समय जो बीजेपी ने एक साइनिंग इंडिया का नारा दिया, उसमें दो इशू बीजेपी के सामने सबसे बड़े थे। एक तो साइनिंग इंडिया, दूसरा बीजेपी ने एक गोल्डन क्वाड्रेंगल जो पूरे चतुर्भुज रोड बनाया गया था देश भर में, उसको लेकर आगे बढ़ी थी बीजेपी। और इन दोनों नारों को, हालांकि नारा ये चला नहीं, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आई नहीं, तो इसको लेके बहुत किरकिरी हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रमोद महाजन की बहुत इसमें क्रिटिसिज्म की गई कि साइनिंग इंडिया आप कैसे कह सकते हो, जब इंडिया अभी आधार पे भी खड़ा नहीं है और साइनिंग इंडिया का नारा दोगे तो लोगों को ये चिढ़ता हुआ बात लगा कि चिढ़ाया जा रहा है इस बात से। लिहाजा बीजेपी ने उस तरह का नारा फिर दोबारा नहीं दिया। अब की बार मोदी सरकार या हर बार मोदी सरकार की अलग रुख है, लेकिन आज के डेट में अगर बीजेपी की टैगलाइन कहें या मूल मंत्र कहें तो सबका साथ सबका विकास ही है और सबका प्रयास और सबका विश्वास इसमें जुड़ा है 2019 के बाद। तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए इस तरह के नारों का सहारा लिया है और इसमें सामंजस्य भी बिठाया है बीजेपी ने समाज के तमाम वर्गों को। खास करके देखिए, बीजेपी ने अपने मूल चरित्र से बाहर निकलने की जो कोशिश की, कि उसको जब कहा जाता था कि चार जातियों की पार्टी, शहरों की पार्टी, उससे बाहर निकलकर आज बीजेपी में ओबीसी और ईबीसी का प्रभुत्व कितना है आप देख सकते हैं। समाज के हर एक वर्ग को, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब केंद्रीय कैबिनेट बनता है या राज्य में कई सरकार बने तो कैबिनेट बनता है, तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है और सारे वर्गों को जोड़ने की कवायद उसमें होती है। उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे ओबीसी का महत्वपूर्ण रहता है, उसमें कैसे ईबीसी समाज के लोगों का, जनजातीय समाज के लोगों का, उसमें एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे महत्वपूर्ण हो, कैसे दिखे और कैसे ये मैसेज जाए, इसके लिए भी कोशिश बीजेपी अब करती है। पहले ये सब काम उतना नहीं होता था, लेकिन अब पिछले अगर 11-12 साल से आप देखें तो बीजेपी ने इस पर बहुत वर्कआउट किया है और छोटे छोटे वर्गों को साधने की कोशिश, जिसके 1 करोड़ भी जनसंख्या उसको भी कैसे साधा जाए, जिसका 50 लाख की जनसंख्या उसको भी कैसे साधा जाए और कैसे एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके इस ताकत को समझते हैं और हम पार्टी में इसका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी जरूर बदली है पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से, खास करके जब से पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव बढ़ा 2013 के बाद। तब से इन छोटी छोटी विषयों को, छोटी छोटी बातों को लेकर बीजेपी ने बहुत काम किया है और इस पर पूरा हर एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में या राज्य के मंत्रिमंडल निर्माण में हर एक जगह पर ध्यान है। सर, यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि 2013-14 के बाद से वो रणनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी वो पल पल समय अनुसार उत्तरोत्तर तौर पर बीजेपी मजबूत करती गई। लेकिन आपने वो जिक्र किया था उस नारे का कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, वो तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के इन 45 सालों में क्या राम मंदिर आंदोलन जो है, क्या वो सबसे अहम कड़ी रही
बीजेपी को यहां तक लाने में? निश्चित तौर पे मतलब इसको अगर बीजेपी को अगर आपको समझना है तो राम मंदिर आंदोलन को तो जानना ही होगा, और राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी के प्रसार में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। लाल कृष्ण आडवाणी की उस रथ यात्रा ने बीजेपी को कितना ग्राउंड पे उतारा, ये जी। तो जाहिर है और सब लोग जानते हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी आज की जिस स्थिति में खड़ी है, इसकी प्रथम भूमिका, मजबूत भूमिका और या यूं कहूं कि नींव वहीं पड़ा राम जन्मभूमि के उस आंदोलन के जरिए। और बीजेपी ने भले ही संघ इस पूरे मुहिम को लीड कर रहा था अपने विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के जरिए, वो चाहे बीएचपी काम कर रहा हो या उसमें अन्य संघ के अनुसांगिक काम कर रहे हो, बीजेपी भी उसमें से एक है, काम कर रही थी। तो तमाम अपने अनुसांगिक संगठनों के जरिए संघ इसमें इस मुहिम को लीड कर रहा था, लेकिन इसका निश्चित तौर पे राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला और बीजेपी को मिलना ही था। लाल जी। कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में जो एक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर उनकी रथ यात्रा हुई और जिस तरह से सील पूजन करवाया जा रहा था, एक ऐसा माहौल बना कि असल में हिंदुओं की हित की बात बीजेपी ही कर रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी उस समय ये मैसेज देने में सफल रही, और बाद में जो वोट बैंक उसका बढ़ा, वोट बेस जो उसका बढ़ा है, उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका जी। रही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया, जो जन आंदोलन बन गया था, उसको बीजेपी ने काफी भुनाया और आज की बीजेपी को उसका काफी फायदा बिल्कुल मिला। फायदा इससे हुआ, लेकिन सर चूंकि हिंदुत्व की बात लगातार की पार्टी ने, सांप्रदायिकता का आरोप जो है आलोचक वो लगाते हैं, और इसके साथ साथ ये कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की जो बीजेपी थी, लोग कहते हैं कि भाई देखिए वो बीजेपी अलग हुआ करती थी। तो ये क्या, इसमें कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं कि तब की बीजेपी और आज जब हम 2025 में खड़े हैं, तो आज की बीजेपी में कितना अंतर आप भाप पाते हैं? देखिए, वाजपेयी जी को हमने कवर किया है। वाजपेयी जी को हमने लगभग 2002 से 2005-6 जब तक वो एक्टिव रहे, तब तक बहुत समझने की भी कोशिश की। वाजपेयी जी के बारे में उसके पहले की बातें हमने बहुत सुना भी, जाना भी। उनका जो एक इमेज था, वो अजात शत्रु का इमेज था। वाजपेयी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बीजेपी के महज नेता नहीं थे, वो एक स्टेट्समैनशिप के दौर में जा चुके थे और उनकी बातों को लोग बहुत ही अलग ढंग से लेते थे। बीजेपी में रहते हुए भी उनको एक तरह से माना जाता था कि वाजपेयी जी मिडिल ऑफ राइट ऑफ द मिडिल मैन है, जी। दक्षिणपंथी हैं, लेकिन वो उतने हार्डकोर नहीं है, ऐसा उनका एक इमेज था। इसीलिए आपने देखा कि समाजवादी आंदोलन हो या समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हों या अन्य पार्टी हो, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी तमाम जो बड़े नेता थे, उन सबको लगता था कि वाजपेयी जी को आगे रखकर बीजेपी अपने हार्ड काम भी करवा लेती है। लेकिन ये सत्य है कि वाजपेयी के इमेज को लेकर बीजेपी में एक बड़ा घड़ा था, खास करके जो संघ से आए हुए लोग बीजेपी में डायरेक्ट थे। वाजपेयी जी भी संघ के स्वयंसेवक रहे और लंबे समय तक उन्होंने काम किया, वो अलग जी। विषय है। लेकिन जो हार्ड लाइनर जिसको हम बोलते हैं, वैसे लोग वाजपेयी जी को लेकर थोड़ा असंतुष्ट जरूर रहते थे कि साफ साफ क्यों नहीं बोलते, घुमा कर क्यों बोलते हैं, गोल गोल बात करते हैं। लेकिन वाजपेयी जी की एक अपनी छवि थी और अपना इमेज था और उसका बीजेपी को बहुत फायदा मिला। ये बात सत्य है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि आप सीधे हार्ड लाइन पे अगर आते तो शायद लोग आपको स्वीकार नहीं करते उतना जितना बेहतर ढंग से आज स्वीकार हो रही है बीजेपी। उस समय समाज में एक जो चेतना थी, वो कहीं ना कहीं मिडिल में रहने की थी, बीच में रहने की थी, और कांग्रेस का जो क्षय हो रहा था वोटों का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें एक हार्ड लाइन वोटरों की कमी थी और हार्ड लाइन लोगों की कमी थी। इसका फायदा बीजेपी लेना चाहती थी और वाजपेयी जी के नेता रहते इसका फायदा बीजेपी को मिला भी। जी। निश्चित तौर पे आज की जो बीजेपी है, उसका जो फाउंडेशन है, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे खड़ा करते हुए वाजपेयी जी आगे जी। बढ़े थे और बिल्कुल उसका बीजेपी को तमाम फायदा मिला। सर, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद
क्या डिफरेंस बीजेपी में दिखता है? क्योंकि लोग, जैसा आपने वाजपेयी जी के बारे में बताया, लोग तुलना भी करते हैं, सवाल भी करते हैं कि भाई ये देखिए, और खुद भी आंकने की कोशिश करते हैं कि तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। आपको क्या लगता है, कितना अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जिसमें अभी मोदी मौजूद है, उसमें कितना अंतर है? देखिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग कार्यशैली और बतौर प्रधानमंत्री वो जो उनको बेहतर ढंग से करना चाहिए वो कर भी रहे हैं। लेकिन जहां पब्लिक परसेप्शन की बात अगर आप करेंगे तो नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के इमेज से इतर हैं। उनका इमेज बिल्कुल अलग है और उनको एज ए बीजेपी ने एक समय में हिंदू मैस्कॉट के तौर पे इस्तेमाल भी किया और देश में उनकी छवि चाहे आज वो कितना भी कहें कि नहीं हम ये सत्य भी है, देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उनकी एक छवि पार्टी के अंदर भी और समाज में भी ये जरूर रही है राइट विंग के मजबूत एक सिपह सालार के रूप में। वाजपेयी जहां सॉफ्ट थे वही आडवाणी जी हार्ड थे, वो जहां मुरली मनोहर जोशी भी हार्ड लाइनर थे। तो आज की डेट में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री तो सबका होता है और सबका साथ सबका विकास करेगा, लेकिन व्यक्तिगत इमेज की अगर हम बात करें तो राइट ऑफ द सेंटर है वो निश्चित तौर पे एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पे 2002 से लेकर और 2024-25 आज हो गया बने हुए हैं और इसमें उनको अपनी छवि को बहुत बदलने की आवश्यकता भी महसूस कभी नहीं होती। अभी मैंने उनको सुना कुछ दिन पहले जब संघ के कार्यक्रम में नागपुर हो गए, मैं वहां मौजूद था, मैं सुन रहा था तो उस दिन ऐसा लग रहा था मुझे कि एक संघ का प्रचारक बोल रहा है। आज प्रधानमंत्री से थोड़ा अलग हटकर वो बोल रहे थे, तो आपको प्रधानमंत्री एक बहुत ही फाइन बैलेंस करते हुए चीजों को देखेंगे कि प्रधानमंत्री सबका होता है, सबके सबके विकास की बात करता है, सबके साथ की बात करता है, लेकिन कोर में उसके एक आज भी प्रचारक है और उसके कोर में आज भी एक हिंदूवादी नेता कहीं ना कहीं है। तो इसको बहुत बेहतर ढंग से वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और करते भी बिल्कुल सर। सर, थोड़ी समय की पाबंदी, एक सवाल मेरा आखिरी है, दो सवाल है बल्कि, मैं दोनों को जोड़ करके पूछ लेता हूं। ये नए अध्यक्ष को लेकर क्यों बीजेपी में देरी हो रही है, और नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की होगी? देखिए नए अध्यक्ष को लेकर जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी 12 करोड़ की पार्टी है और मंडल स्तर से चुनाव होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है। बीजेपी निश्चित तौर पे ये चुनाव करती है, उसमें समय लगता है, हाँ, जी लेकिन जितना ज्यादा समय अभी लग रहा है इतना नहीं लगता। अभी जो मुख्य बात जो सबके जहन में है कि आखिर देरी का कारण क्या है, क्या कोई ऐसा नेता खोजा जा रहा है जिसमें भविष्य का नेता छुपा हुआ है वो, या ये कुछ और बातें हैं बीच में। ये भी चर्चा आई कि संघ से समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है ठीक से और इसलिए इसमें डिले हो रहा है अभी भी। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर गए, संघ के साथ उनकी नेता संघ के तमाम अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। संघ को लेकर प्रधानमंत्री ने 4-5 बार अच्छे बयान भी दिए, ट्विटर पे भी वो उनका काफी वो किए, लेकिन बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनल नाम पर बीजेपी पहुंची नहीं है। जी हाँ जरूर है कि एक ऐसा नेता ढूंढा जा रहा है जो पार्टी को इंडिपेंडेंटली स्ट्रांगली अपने पैरों पे खड़ा रख सके, क्योंकि एक चीज देखने को बार बार मिली है, वो सिर्फ बीजेपी पे लागू नहीं होती है, वो देश की किसी भी पार्टी पे होती है कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन पर ध्यान कम रहता है और संगठन कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ दिखता है। बीजेपी में भी ये जो यहाँ के चिंतक है उनको ये इस बात का इल्म है कि बीजेपी संगठन के तौर पे जिस ढंग से ग्रो करनी चाहिए उतना तो कर चुकी है, लेकिन अब उसको अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए एक सशक्त नेता की यहाँ भी जरूरत है। सरकार में ही सारे लोग रहेंगे और काम करेंगे तो पार्टी का की जो मजबूती है वो कमजोर पड़ने लग सकती है। लिहाजा एक मजबूत अध्यक्ष की निश्चित तौर पे यहाँ गुंजाइश है और उसकी खोज हो रही है। जी मुझे लगता है कि संघ और बीजेपी दोनों मिलकर जल्द इस महीने के आखिर तक उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया आमोद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 45 सालों का यह सफर बीजेपी ने तय किया है और अब ये स्थापना दिवस जो है भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है, बीजेपी फॉर विकसित भारत के साथ ट्रेंड कराने की जो तैयारी चल रही है, 5 सालों में, अगले 5 सालों में किस तरह के बेंचमार्क जहां आज बीजेपी खड़ी है उससे आगे किस तरीके से सेट करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म्स। नमस्कार।